नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि 2024 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर होना है, उन सब के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। ओएमआर का मतलब दोस्तों ये होता है कि एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम जिनका होना है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जिसमें पूछे जाने हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का कॉमन मिनिमम सिलेबस है। सिलेबस सबका सेम है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, चाहे आप एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय से हों, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, बीयू झांसी विश्वविद्यालय से हों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों, या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो, तो सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है द कंपटन वेवलेंथ लैम्डा सी। कंपटन वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य लैम्डा सी क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इट ऑलवेज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग फोटान, यानी हमेशा आने वाले फोटान की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है आने वाले फोटान की तरंगदैर्घ्य से हमेशा कम होता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आने वाले फोटान की तरंगदैर्घ्य कभी भी बराबरी नहीं हो सकती, तो ये भी बराबर हो सकती है, इससे चांसेस होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला करेक्ट, आने वाले फोटान के तरंगदैर्घ्य से अधिक, कम या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लैम्डा सी का मान। ओके, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज द लॉरेंटेज इन्वेरेंट। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा लॉरेंज अपरिवर्तनीय है? तो अपरिवर्तनीय कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखिएगा गामा एम सी स्क्वायर। गामा एम सी स्क्वायर जो है ये अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बी वाला नहीं होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए इसमें सही है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी ये प्रश्न रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विशेष सापेक्षता का पहला अभिधारण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? ये संबंधित था लॉ ऑफ फिजिक्स इन एक्सीलरेटेड फ्रेम से या फिर स्पीड ऑफ लाइट से। तो मेरे अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्वरित फ्रेम में भौतिक के नियम से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए आपका अगला प्रश्न आ गया, चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था विथ रिगार्ड ए ब्लैक बॉडी द एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव इज। ब्लैक बॉडी के संबंध में प्रतखड़ी तरंग की औसत ऊर्जा क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसकी जो औसत ऊर्जा होगी दोस्तों, वो होगी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड एस पर प्लांक्स मॉडल। प्लांक मॉडल के अनुसार तापमान के सीधे अनुपातिक। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया था इन द कॉन्टेक्स्ट द टाइम डाल्टन एज द आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार समय फैलाव के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हो जाएगा मूविंग क्लॉक अपीयर स्लो, चलती हुई घड़ियाँ धीमी दिखाई देती हैं। ये कौन सा दर्शाता है? ये आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार समय में का फैलाव संदर्भित करता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया था द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज। एक कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है? तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है, तो ये निर्भर करता है डिपेंडेंट ऑन मोमेंटम पर। किस पर? यानी गति पर निर्भर करता है। एक कण की डी ब्रॉगली जो तरंगदैर्घ्य है वो गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है हाउ मनी आरसी सेक्शन आर यूज्ड इन द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी कला बदलाव दोलित्र में कितने आरसी अनुभागों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें दोस्तों 3 प्रकार के अनुभागों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द
सर्किट शो इन द फिगर ब्लो, एज्यूम बीटा इक्वल टू 45 एंड वी इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मान जब दोस्तों इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ऑप्शन ए में, यानी 4.52 वोल्ट और 3.73 एम। ओके, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया था इफ वाइसिंग इज नॉट डन इन एंड एम्पलीफायर सर्किट इट्स रिजल्ट इन, यदि एम्पलीफायर सर्किट में बाइसिंग नहीं की जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये होता है कि अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए उत्तर कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्किट दैट प्रोवाइडेड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज, वह सर्किट जो ऑपरेटिंग पॉइंट का सर्वोत्तम स्थिरीकरण प्रदान करता है वह क्या है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर बायस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिवाइडर बायस कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं संभावित विभक्त पूर्वाग्रह। ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें थर्मल रनवे अकर्स व्हेन, थर्मल रनवे तब होता है जब, तो थर्मल रनवे कब होता है? ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर जब नॉट बायस होगा, ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड, ट्रांजिस्टर जब पक्षपाती नहीं होगा तो थर्मल रनवे होगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट बाइसिंग इज यूज टू, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में बाइसिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चलिए जल्दी से उत्तर कीजिएगा आप सब लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में बाइसिंग का जो उपयोग किया जाता है वो ऑपरेटिंग बिंदु को स्थिर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दोस्तों पूछा गया है एज पर द रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द स्पीड ऑफ लाइट, माइकलसन मोरले प्रयोग के परिणाम के अनुसार प्रकाश की गति जो होती है वो कैसी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो वेरी करती है ड्यू टू अर्थ मूवमेंट के अनुसार। इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर है इतनी चीज़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि इन द डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डिवीजन जर्मर प्रयोग में, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है कि क्या प्रयोग किया जाता है? तो डिवीज़न जो जर्मर का एक्सपेरिमेंट है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा वेयर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैक्सिमा और मिनिमा का अवलोकन किया गया है डिवीज़न और जर्मर के प्रयोग में, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी में बी एक्सेड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा प्रकाश के वेग से अधिक हो सकती है? तो प्रकाश के वेग से जो अधिक मात्रा होगी वो ओनली द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न आ गया, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड द एक्सटेंस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेम्स, निम्नलिखित में से किस प्रयोग में निरपेक्ष फ्रेम के अस्तित्व को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया? तो सत्यापित इसको किया गया था माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट। इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, द सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग, यानी किसी कण की कुल ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्त नहीं है? तो प्रतीक का अपना सामान्य अर्थ इनमें क्या होता है? तो ये होता है गामा MC स्क्वायर होता है। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है इन द बायस रजिस्टर मेथड इफ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंज बाई 50 देन द कलेक्टर करंट विल चेंज बाई फैक्टर ऑफ। तो इसमें आपको इसका इक्वेशन जब हल करेंगे तो आएगा 50। फिलहाल यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराना संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रखा हूँ और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग वो 50। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न रहा है हर बार का, जिसमें है कि द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बायस रजिस्टर बायसिस। तो इसमें जो रजिस्टर बायस का फॉर्मूला होता है
होता है बीटा प्लस वन होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें है दोस्तों ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ बीटा इक्वल टू 100 इज टू बी ऑपरेटेड एज CE एम्पलीफायर विथ द रजिस्टर मेथड फॉर बायसिंग द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन सिग्नल कैलकुलेशन करंट। IC इक्वल टू 1 दिया गया है और BC इक्वल टू 60। फिलहाल ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन बनेगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर operates in the linear region for only a small part of the input cycle। इनपुट चक्र में केवल एक छोटे से हिस्से के लिए एम्पलीफायर का कौन सा वर्ग रैखिक क्षेत्र में संचालित होता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें संचालित होगा, इनमें दोस्तों जो संचालित होगा ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें संचालित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है द 3 एम्पलीफायर स्टेज ईच विथ गेन ऑफ 20 आर द केचट डेट ओवरऑल गेन इज। 3 प्रवर्धक चरणों की सोपानित किया जाता है जिसमें प्रत्येक का लाभ 20 है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो इसका जो कुल लाभ आएगा वो लगभग 8,000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है द वर्क फंक्शन ऑफ द लिथियम इज 2.5 e-volt। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कैच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लिथियम एज। लिथियम का कार्यफलन दिया गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है वो लिथियम में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करती है। तो वो कितना, इसमें ऑप्शन कौन मान कितना निकल के आएगा, तो लगभग 49-80 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया था दोस्तों कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन द एक्सीलेटेड फ्रॉम द रेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें 400 वोल्ट की क्षमता के अनुप्रयोग पर आराम से त्वरित किया गया है। तो क्या त्वरित किया गया है दोस्तों, इसमें जो त्वरित करेगा वो लाइट करेगा लगभग 0.6135 एंगस्ट्रॉम के। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन हैं और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल से। ज़्यादातर न्यूमेरिकल किसी विद्यालय में आता है, किसी विश्वविद्यालय में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया था द यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव पावर इज। एब्जॉर्प्टिव पावर का जो यूनिट है वो क्या होता है, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मैं जब फिजिक्स की क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल के कुछ प्रश्न रहेंगे जो वहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और लगभग उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो उसके जो 2-3 टाइप्स मैं करा दूंगा जो आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए फिलहाल 27 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या पूछा गया है। द 2 पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विथ ए स्पीड 0.8 सेंटीग्रेड विथ रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी दियर रिलेटिव स्पीड इज। प्रयोगशाला के संबंध में कण 0.8 की गति के एक दूसरे के पास आते हैं तो उनकी सापेक्ष गति कितनी होगी। तो उनकी जो सापेक्ष गति है दोस्तों वो होगी 0.975 के आसपास। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है द रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी कंसर्ट इवेंट्स दैट अकर्स, यानी कि इसको कहते हैं समकालिकता। ठीक है, समकालिकता की सापेक्षता घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, इसमें दिया गया एट द सेम लोकेशन एंड सेम टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एक ही स्थान और एक ही समय पर संबंधित होता है। जो समकालिकता की सापेक्षता घटित होने वाली घटनाओं में से संबंधित है वो एक ही स्थान पर और एक ही समय पर स्थापित। ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न इसमें है कि इन विच इवेंट डज ए फोटॉन लॉस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। किस घटना में एक फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। तो ये कंपटन इफेक्ट के दौरान होता है। कंपटन प्रभाव के दौरान एक फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मे बी इक्वल 1। नोट दैट द सिंबल देयर have their usual meaning. A and B represent negative and positive infinite respectively. ठीक है, तो इनमें जो इसका मान आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा और कई बार ये रिपीट हुए, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर, जिसमें पूछा गया है एज पर द postulates ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इन एन इनर्शियल फ्रेम डिपेंड अपॉन। विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जड़तीय फ्रेम में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये जो गति निर्भर करती है वो नाइदर द स्पीड और ना लोकेशन ऑफ फ्रेम पर निर्भर करती है। ठीक है, ना तो गति और ना ही फ्रेम के स्थान पर निर्भर करेगी। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जिसमें पूछा गया है ए फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव आइडेंटिकल मोमेंटा 2.000 ME वोल्ट प्रति कूलम दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा? ये पूछा गया एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संवेग समान होता है, जब इसका मान इतना हो तब क्या होगा? तो ये होगा कि द इलेक्ट्रॉन हैज़ लेस एनर्जी देन द फोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन में फोटॉन की तुलना में कम ऊर्जा होगी तब एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संवेग सामान्य होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इन ए ग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रिकल डेंसिटी वेयर इज द फ्रीक्वेंसी कंसर्निंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज पर प्लांक के अनुसार ब्लैक बॉडी विकिरण से संबंधित वर्णक्रमीय घनत्व बनाम आवृत्ति के ग्राफ में क्या होता है? तो इसके ग्राफ में दोस्तों जो आता है वो आता है, क्या आएगा इसमें आएगा स्पेक्ट्रिकल डेंसिटी अप्रोच जीरो एज द फ्रीक्वेंसी अप्रोच इनफाइनाइट। फिलहाल ये क्वेश्चन सस्पेंस में है, फिलहाल एग्जैक्ट में इसका आंसर मेरे समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, प्रयास करूँगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया है कि इफ़ साई एंड फाई आर द टू आर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। ये आर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन दिया गया है, पहला है साई और दूसरा है फाई। देन इक्वेशन दिया गया है कि इंटीग्रल बी माइनस बी साई मॉड फाई डी एक्स इक्वल, तो ये इसका जो मान होगा ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा दोस्तों सम फाइनाइट, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी और यहाँ पर बी रिप्रेजेंट करेगा इनफाइनिटी को। ठीक है, तो इनफाइनिटी को हम नहीं डायरेक्ट कह सकते हैं, इसीलिए कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि इन एन एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 25 एंड द पावर गेन इज 2500 द करंट विल बी। एक एम्पलीफायर में वोल्टेज 25 है और शक्ति का जो लाभ है वो 2500 है, तो इसकी धारकता कितनी होगी? तो इसकी जो धारकता होगी वो दोस्तों 100 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 36 नंबर, जिसमें है कि इन ट्रांसफार्मर कपलेट एम्पलीफायर द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज बेसिकली डिटरमाइंड बाई। ट्रांसफार्मर युग्मित एम्पलीफायर में कम आवृत्ति प्रतिक्रिया मूल के रूप में निर्धारित की जाती है। तो इसमें क्या निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इसमें कैपेसिटेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर वाइडिंग्स के बीच का संधारित्र। ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जिसमें पूछा गया है द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। धनात्मक फीडबैक के प्रभाव क्या हैं? तो धनात्मक फीडबैक के जो प्रभाव हैं वो हैं आर अपोजिट टू दोज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ऋणात्मक फीडबैक वाला के विपरीत। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन। धनात्मक फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, तो धनात्मक फीडबैक का जो प्रयोग किया जाता है वो ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है, दोलित्र के। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें है इन ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग द एलिमेंट आर। एक चरण शिफ्ट दोलित्र में आवृत्ति निर्धारित करने वाले तत्व जो होते हैं उनको आर और सी होते हैं। ठीक है, एक चरण शिफ्ट दोलित्र में आवृत्ति निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो आर और सी होते हैं। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है द वोल्टेज गेन ऑफ ए सर्टेन एम्पलीफायर without feedback is 400 if the feedback ratio beta is equal to 0.1 find the voltage gain of the amplifier with negative feedback। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 9.76 के आसपास। डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, जिसमें क्या पूछा गया था एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। क्रिस्टल ऑसिलेटर की एक महत्वपूर्ण सीमा इनमें से कौन सी है?
तो इसमें जो महत्वपूर्ण सीमा है वो है इट्स लो आउटपुट, इसके पास कम आउटपुट होता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक अपर्चर किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये निर्भर करता है द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ए कोर एज वेल एज द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ए क्लेडिंग। ठीक है, तो इनमें से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, केवल अवतरण का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि इन फाइबर ऑप्टिक्स व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर एज लाइट प्रोपोगेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। फाइबर ऑप्टिक्स में लंबी दूरी तक प्रकाश के प्रसार के कारण ऑप्टिकल शक्ति की जो हानि की घटना है वो क्या कहलाती है। तो इसकी हाल की घटना कहलाती है क्षीणन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, उत्तर कीजिएगा। सभी लोग इस प्रश्न का प्रयास करें क्वेश्चन को समझने का। इन सिंपल वेव मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ए वेव फंक्शन। हिंदी में है कि सरल तरंग यांत्रिकी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंगकार की ऑर्थोगोनलिटी की अवधारणा का सही वर्णन करता है। तो इनमें जो सही वर्णन करेगा वो करेगा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आर द लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट इसमें उत्तर आपका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें है इन ए वेव मैकेनिक्स व्हाट डज द प्रोबेबिलिटिक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन सजेस्ट। तरंग यांत्रिकी में तरंग फलन की संभाव्य व्याख्या क्या सुझाती है। तो संभाव्य जो संख्या है वो सुझाती है द स्क्वायर ऑफ ए वेव फंक्शन गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल। तरंग फलन की वर्ग किसी कण को खोजने की संभाव्यता घनत्व देती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे 46 नंबर, जिसमें है स्पेशली रिलेटिविटी डिस्क्राइब। विशेष सापेक्षता किसका वर्णन करता है। तो विशेष सापेक्षता जो वर्णन करता है वो करता है अंतरिक्ष और समय के साथ साथ द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का परस्पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि ए फाइबर फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर दिया गया है दोनों में। ए फाइबर इज ए फाइबर विथ ए कोर कंसिस्टिंग ऑफ ए कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरेंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इंडिकेट्स दिया गया है कि जब एक फाइबर जो होगा वो यहाँ पर ग्रेडेड इंडेक्स, ए ग्रेडेड इंडेक्स यानी कि इसको ग्रेडेड इंडेक्स कहते हैं। एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक मल्टी मोड्स फाइबर होता है जिसका कोर विभिन्न अपवर्तनांक सूचकांकों को संकेंद्रित परतों से बना होता है। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर कौन सा है, बी वाला उत्तर इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर विथ ए क्लैड इंडेक्स ऑफ 1.50 एंड कोर इंडेक्स ऑफ 1055। ठीक है, 1.50 के क्लैड इंडेक्स और 1.5 के कोर इंडेक्स वाले ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक अपर्चर क्या है। तो इसका जो अपर्चर है वो 0.39 है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 49 नंबर प्रश्न, जिसमें है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लेडिंग इन ए फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल के क्लोडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसके क्लेडिंग का एक ही उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द कोर फ्रॉम डैमेज, कोर को क्षति से बचाने, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस। एक ऑसिलेटर क्या प्रोड्यूस करता है। तो ये अनडैम्प्ड, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसर्स अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। तो आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन टोटल दिए गए थे जो मैंने आज आपको सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्नों को मैं सम्मिलित करूंगा, जो 2021 सत्र से लेकर के और 24 सत्र के बीच में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन, ताकि हमेशा आपको जब भी क्लास लाइव हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।